बना दिया था हिंदी उपन्यास का उद्भव व विकास भाग 1। ठीक है, उस भाग 1 के अंदर हमने पढ़ा था इस टॉपिक की प्रस्तावना, हिंदी उपन्यास और प्रेमचंद पूर्व उपन्यास। ठीक है, प्रेमचंद जी के युग से पूर्व के कौन कौन से उपन्यास थे और कौन कौन से उपन्यासकार थे, तो उनको हमने पढ़ा था। और आज के अपने इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद का आविर्भाव और हिंदी उपन्यास का नया युग। ठीक है, प्रेमचंद जी आए और फिर नया युग आया उपन्यास का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद और यथार्थवादी उपन्यास की परंपरा और प्रेमचंद युगीन उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। ठीक है, इन 3-4 पॉइंट को हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो फ्रेंड्स बने रहिए एंड तक। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपके सब्सक्राइब से कि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए और यूजफुल वीडियोस लाते रहें। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रेमचंद का आविर्भाव और हिंदी उपन्यास का नया युग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना पॉइंट है प्रेमचंद का आविर्भाव और हिंदी उपन्यास का नया युग। ठीक है, तो प्रेमचंद हिंदी उपन्यास साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कलाकार है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेमचंद हिंदी उपन्यास साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। उपन्यास साहित्य में प्रेमचंद का आविर्भाव एक ऐतिहासिक घटना है। उनके उपन्यासों में हमें अपने युग की ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। प्रेमचंद की श्रेष्ठता और महत्ता का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने हिंदी के प्राचीन उपन्यासकारों द्वारा संस्थापित परंपराओं का ध्वंस कर पुरानी मान्यताओं का परित्याग कर हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में नवीन आदर्शों की स्थापना की। ठीक है, प्रेमचंद जी से पूर्व जिन उपन्यासों की रचना हुई थी तिलस्मी एयरी, ठीक है, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए था। तो उन सारी मान्यताओं को इन्होंने इन सारी मान्यताओं से आगे बढ़कर इन्होंने नवीन आदर्शों की स्थापना की। ठीक है, और चिर उपेक्षितों को भी पढ़े लिखे समाज के आकर्षण का केंद्र बनाया। मानव जीवन के अंतर्गत प्रेमचंद की गहरी पैठ थी। ठीक है, मानव जीवन को प्रेमचंद जी बहुत ही गहराई से समझते थे। मानव की विचारधारा, उसके सोचने के तौर तरीके, उसकी दुर्बलताओं और प्रतिक्रिया का अच्छा अध्ययन था। ठीक है, ये सारे पॉइंट वो हैं जिन्होंने इन्हीं सारे पॉइंट को सोचते हुए या अपने मन में रखते हुए प्रेमचंद जी ने कथा साहित्य में हिंदी कहानी और उपन्यासों की रचना की। ठीक है, दूसरे शब्दों में प्रेमचंद एक सफल मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक प्राणी थे। ठीक है, प्रेमचंद जी मन के विज्ञान को समझते थे और बौद्धिक प्राणी थे। ठीक है, तेज दिमाग वाले आदमी थे। कृषकों के वे बड़े ही संवेदनशील या हिमायती लेखक थे। ठीक है, कृषकों के बारे में बड़ी संवेदनशीलता रखते थे और उनके बारे में लिखा भी है बहुत सारे उपन्यास और कथाएं। ठीक है, उनके दुखों, दर्दों और कठिनाइयों का उन्होंने बड़ी सहानुभूति और मनुष्यता के साथ चित्रण किया है। अध्ययन, चिंतन और अनुभव ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व में अविराम दृष्टा की शक्ति उत्पन्न कर दी थी। देश और समाज और सामाजिक परिस्थितियों को देखकर प्रेमचंद ने अनेक भविष्यवाणियां की थी जो अक्षरशः सत्य प्रमाणित हो रही है। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यासों के कलात्मक विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। चरित्र चित्रण, कथोपकथन और भाषा शैली की दृष्टि से उन्होंने हिंदी को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने चरित्र चित्रण की उपन्यास की आधार शक्ति मानते हुए लिखा है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। ठीक है, उपन्यास के बारे में प्रेमचंद जी क्या कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। ठीक है, ये उपन्यास के बारे में प्रेमचंद जी ने खुद ने लिखे थे अपने भाव, जो कि एकदम सही है। उपन्यास के चरित्रों का चित्रण जितना ही स्पष्ट, गहन और विकासपूर्ण होगा उतना ही पढ़ने वाले पर गहरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेमचंद जी क्या कहते हैं कि जितना स्पष्ट, गहन और विकासपूर्ण उपन्यास होता है तो पढ़ने वाले पर उतना ही असर पड़ता है। अपने उपन्यासों के चरित्रांकन में प्रेमचंद ने परिस्थितियों का प्रभाव दिखाकर
गतिशील पात्रों की सृष्टि की। कुछ आदर्शवादी पात्रों को छोड़कर उनके चरित्र मानव प्रकृति की बहिर्मुखी अंतःवृत्तियों का गहरा प्रभाव अंकित कर पाते हैं। उपन्यासों में कथोपकथन के महत्व पर भी उनकी दृष्टि थी। उनके कथोपकथन स्वाभाविकता के अपूर्व उदाहरण है, ठीक है। उनके कथोपकथन स्वाभाविकता के ऊपर है, ठीक है। मानव स्वभाव के ऊपर ही कथोपकथन है उनके। उपन्यासों में प्रेमचंद ने जैसी सरल, सरस, सजीव एवं प्रभावोत्पादक भाषा शैली का प्रयोग किया है, ठीक है। प्रेमचंद जी की भाषा कैसी है? जैसे कोई कथा कह रहा है वैसे ही उन्होंने कथा साहित्य में लिखा है, ठीक है, एकदम सरल भाषा में। वैसी आज तक दूसरा उपन्यासकार नहीं कर पाया है। पूर्ववर्ती उपन्यासों में जिस सहज गतिशील प्रवाह का अभाव दृष्टिगत होता है वह प्रेमचंद जी की कृतियों में नहीं है। अब हम पढ़ेंगे प्रेमचंद जी की कला, ठीक है। प्रेमा से लेकर गोदान तक के उपर्युक्त परिचय से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचंद ने आधुनिक जीवन की अधिक से अधिक समस्याओं तथा परिस्थितियों के चित्रण की अपनी कला का उपकरण बनाया, ठीक है। प्रेमचंद जी ने कला का माध्यम क्या बनाया? मानव जीवन की समस्या और परिस्थितियों के ऊपर, ठीक है। परिवार की छोटी से छोटी घटनाओं से लेकर समाज और देश की बड़ी से बड़ी समस्याओं के अंकन का उन्होंने प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे, ठीक है। इन्हीं सारी घटनाओं के ऊपर उन्होंने लिखा है। इस सफलता का प्रधान उनकी अलौकिक पर्यवेक्षण शक्ति तथा सांसारिक अनुभव की प्रचुरता थी। उनकी सूक्ष्म दृष्टि ने अपने समाज और देश को अनेक पक्षों में देखा था और विभिन्न स्थितियों में पालित पोषित मानव स्वभाव को भली भांति पहचाना था। अन्य पक्षों की अपेक्षा ग्रामीण वातावरण एवं मन स्थिति के चित्रण में उनकी प्रतिभा विशेष उद्दीप्त हुई है। ग्रामीण जीवन की जितनी अधिक स्थितियां ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों की मनोवृत्तियों के जितने अधिक चित्र इनकी रचनाओं में मिलते हैं उतने अन्यत्र दुर्लभ हैं, ठीक है। मानव व्यक्तियों के चित्रण नागरिक जीवन के वर्णन में निम्न एवं मध्य वर्ग का अंकन उच्च वर्ग की अपेक्षा अधिक मार्मिक एवं सजीव बन पड़ा है। उनके उपन्यासों की प्रत्येक घटना, प्रत्येक पात्र एवं प्रत्येक परिस्थिति हमारी पहचाने से लगती है, ठीक है। उनके उपन्यासों की घटना, पात्र और परिस्थिति सारे ऐसे लगते हैं जैसे हम इनको पहचानते हैं, पहचाने से लगती हैं। चरित्र चित्रण की यथार्थवादी कला का विकास एवं पूर्ण उत्कर्ष प्रेमचंद की कृतियों में ही हुआ है, ठीक है। चरित्र चित्रण का यथार्थवादी यानी सत्यता के आधार पर विकास उन्होंने किया है। प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हमारे चारों ओर चलने फिरने, उठने बैठने वाले प्राणी है, ठीक है। प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन से हैं? अपने चारों ओर यानी अपने आसपास कैसे लगते हैं, ठीक है, उठने बैठने मतलब नॉर्मल नॉर्मल जो बातें हैं उनके ऊपर हैं। नॉर्मल प्राणी प्राणी यानी मनुष्य अपने जीवन में सामान्य तौर पे क्या क्या काम करता है, कैसे बातें करता है, वो सब चीजें हैं, ठीक है। डेली रूटीन की जो बातें हैं उनके उपन्यासों में आती हैं। इनके रूप रंग, बोलचाल, कार्य प्रणाली, मनोदशा, रहन सहन सबका इतना जीवनवत वर्णन किया गया है कि हमें वास्तविकता का भ्रम हो जाता है। इन्होंने इस तरीके से रचना की है कि हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये सत्य ही है या फिर कल्पना करके लिखा गया है, ठीक है। परिस्थितियों के घात प्रतिघात में ढले हुए इनके चरित्र मानव सौंदर्य एवं सीमा के प्रतीक हैं। भाषा पर असाधारण अधिकारी प्रेमचंद की सफलता का रहस्य है। उनकी आरंभिक कृतियों में अवश्य थोड़ा बहुत भाषा की शिथिलता मिलती है, परंतु उनमें थोड़े ही दिनों बाद वह तेजस्विता और सरसता, वह भाव व्यंजकता और मधुरता आ गई, जो हिंदी साहित्य में एक नवीन उपलब्धि है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचंद का महत्व केवल इसी बात में नहीं है कि उन्होंने तत्कालीन समाज की अनेक पक्षीय समस्याओं में विकृतियों की ओर संकेत करके उनके सुधार की ओर संकेत किया और अपने युग एवं समाज के साहित्यिक स्वर बने, वरन उनका महत्व इस बात में भी है कि उन्होंने कथा साहित्य को एक नूतन कलात्मक गरिमा दी है, ठीक है। इस बात का भी बहुत महत्व है। अब हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है जयशंकर प्रसाद और
यथार्थवादी उपन्यास की परंपरा। ठीक है, प्रेमचंद जी का हमने पढ़ लिया है और अब हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में और यथार्थवादी उपन्यास की परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। यथार्थवादी उपन्यास प्रेमचंद जी ने लिखे हैं और यथार्थवादी उपन्यास और जयशंकर प्रसाद जी के बीच में जो समन्वय है उनको हम पढ़ेंगे। कविवर प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है। ठीक है, कविवर प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है। कविता, नाटक, कहानी तथा उपन्यास साहित्य के इन सभी प्रमुख अंगों को उन्होंने नवीन रूप दिया, नूतन चेतना दी। कंकाल उनका प्रथम उपन्यास है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? कंकाल। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें वर्तमान के एक विशेष पक्ष का विशेष दृष्टि से चित्रण किया गया है। मनुष्य समाज ने सभ्यता के विकास में अनेक धार्मिक तथा नैतिक मान्यताओं एवं संस्थाओं की स्थापना की है। इनके मूल में सामूहिक कल्याण की भावना ही काम करती है, किंतु इन्हीं पर इतना आग्रह हो गया कि व्यक्ति की उपेक्षा की जाने लगी और उसकी सहज प्रवृत्तियों को कदम कदम पर कुचलने का प्रयास होने लगा। मानव मंगल की भावना से प्रेरित संस्थाएं उत्पीड़न का कारण बन चली और इनके चक्र में आक्रांत व्यक्ति स्वयं में बड़ा दयनीय हो उठा। कंकाल में सामाजिक बंधनों एवं व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियों के संघर्ष से उद्भूत विषमताओं का मार्मिक अंकन किया गया है। ठीक है, कंकाल के अंदर इन सब का वर्णन किया गया है। तितली जो 1934 में प्रकाशित हुई, प्रसाद का दूसरा उपन्यास है। ठीक है, कंकाल के बाद तितली उपन्यास इन्होंने लिखा। इसमें इसमें वर्णित जीवन कंकाल से नितांत भिन्न है। मानव की यौन दुर्बलताओं पर ही अधिक आग्रह रहने के कारण कंकाल का समाज दर्शन एक पक्षी सा लगता है। उसमें चारित्रिक स्खलन एवं पतन के चित्रण की प्रवृत्ति प्रधान है, जिसे निरपवाद सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके विपरीत तिलस्मी में प्रेम आदर्श स्वरूप एवं आत्म संयम के चित्रण का प्रयास है। इस उपन्यास में वर्णित समाज के अनेक स्तर हैं और इनकी शक्ति एवं दुर्बलता दोनों की ही ओर लेखक की दृष्टि है। विषय चयन की दृष्टि से इस उपन्यास में प्रसाद ने प्रेमचंद मार्ग को अपनाया और जमींदार के कर्मचारियों की कूटनीति एवं धांधली, ग्रामीण जनता की सरलता एवं चोर स्वार्थ वृत्ति, गांव की राजनीति, त्योहार उत्सव मनाने का ढंग, सम्मिलित कुटुंब की दुर्बलता आदि की झलक दिखाने का प्रयास किया है। इसमें ग्राम सुधार तथा ग्राम संगठन की ओर भी संकेत हैं। कंकाल यदि यथार्थवाद की ओर उन्मुख है तो तितली पूरी तरह आदर्शवादी उपन्यास है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कंकाल यथार्थवादी के ऊपर है, लिखा गया है उपन्यास, और तितली जो है आदर्शवादी उपन्यास है। ठीक है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट बात है। कंकाल में मानव की यौन दुर्बलता या स्खलन पर अधिक आग्रह है, किंतु इस उपन्यास में शारीरिक दृढ़ता के साथ साथ आदर्श प्रेम के चित्रण का प्रयास है। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स प्रेमचंद युगीन उपन्यास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेमचंद के युग के उपन्यास कौन कौन से हैं और उपन्यासकार कौन कौन से हैं, प्रेमचंद जी ने कौन कौन से उपन्यासों की रचना की है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम विस्तार से इस पॉइंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की प्रधान प्रवृत्ति मध्य वर्ग का चित्रण है। मध्य वर्ग समाज का सबसे बड़ा और विविध आयामी वर्ग है। ठीक है, प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की प्रधान प्रवृत्ति क्या है? मध्य वर्ग का चित्रण है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य वर्ग का चित्रण है। मध्य वर्ग दो उपवर्गों में विभक्त है, उच्च मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग। ठीक है, मध्य वर्ग का एक हिस्सा जो उच्च वर्ग को छूता है उच्च मध्य वर्ग कहलाता है और दूसरा जो निम्न वर्ग को छूता है निम्न मध्य वर्ग है। इससे स्पष्ट है कि मध्य वर्ग में स्तरगत वैविध्य है। इस वैविध्य की सही पहचान प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों को थी। प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यासों में जिसे उच्च वर्ग कहा गया है वह वास्तव में उच्च मध्य वर्ग है। ठीक है, उदाहरण के लिए विदा के माधव चंद्र को लीजिए, वे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं।
बंगले में रहते हैं, अंग्रेजी रहन सहन के अभ्यस्त हैं, लेकिन वे इतने ही उच्च वर्ग के सदस्य नहीं हो जाते। मध्य वर्ग की सीमाएं और व्यवस्थाएं उनके साथ है। ठीक है। राधिका रमन प्रसाद सिंह के पुरुष और नारी, ठीक है, पुरुष और नारी उपन्यास के लेखक कौन है? राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, ठीक है। के पुरुष और नारी उपन्यास में भी वर्ग संक्रमण के भाव हैं। उपन्यास का नायक अजीत है, जो एक जमींदार का पुत्र है। उसे उच्च वर्ग की समस्त सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन वह प्रोफेसर शिवदयाल के विचारों से प्रभावित होकर पढ़ना छोड़ देता है और भावी सुख सपनों पर लात मारकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ता है। अजीत का यह कर्म कुछ ऐसा ही है जैसा कि कर्म भूमि के अमरकांत का प्रोफेसर शांति कुमार के प्रभाव में आकर पढ़ाई छोड़ना। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों का उद्देश्य दोहरा था। एक ओर तो देश की मुक्ति का सवाल था और दूसरी ओर अनेक सामाजिक जड़ताओं से भी जूझना था। इसके बावजूद भावना प्रधान अथवा कवित्वपूर्ण उपन्यास भी लिखे गए। जयशंकर प्रसाद उपन्यासकार होने के साथ साथ कवि भी थे, अतः इनके सभी उपन्यास भावना प्रधान और कल्पना प्रधान है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास भावना प्रधान और कल्पना प्रधान है। ठीक है, भावनाओं के ऊपर और कल्पनाओं के ऊपर लिखे गए हैं इनके उपन्यास। ठीक है, भाषा और रचना की दृष्टि से उपन्यास शिल्प का इस युग में उत्तरोत्तर विकास होता गया। राजा राधिका रमन प्रताप सिंह के उपन्यासों में अलंकारिक चित्रात्मक व्यंजना प्रधान भाषा, प्रेमचंद में मुहावरेदार स्वाभाविक भाषा तथा प्रसाद जी के उपन्यासों में भावनात्मक तथा तत्सम शब्दावली मूलक भाषा की प्रधानता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेमचंदोत्तर उपन्यास और यथार्थवादी धारा का विकास। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट अपना आने वाला है आगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में इसको हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और आपके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।